हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैं हूं अनूप तिवारी और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को जो वर्क पावर एंड एनर्जी जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट रहेगा। आज का लेक्चर हमारा लास्ट नहीं है। लेक्चर जो मैं कल आप लोगों को जो करूंगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, बट आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो मेरा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी एई के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं अप्रोक्सीमेटली 25 लेक्चर लूंगा, बट क्योंकि मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आज जो मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं एक लेक्चर ज्यादा लूंगा। ठीक है, मैंने कहा था लेक्चर बढ़ सकते हैं, लेक्चर कम नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे पढ़ाए हुए सारे जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उन सबको पता है कि वो सारी चीजें कितनी काम की हैं और वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट आज जो मैं पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, और आज जो मैं आप लोगों को वर्क पावर एंड एनर्जी पार्ट 3 में जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम के बारे में, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मतलब ब्रॉडर व्यू में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मोमेंटम। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मोमेंटम का एक बेसिक आइडिया ही दिया है मैंने आप लोगों को, लेकिन आज हम मोमेंटम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या क्या उसमें है सब कुछ मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मोमेंटम क्या होता है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमेंटम, अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, द मास of the body is m, the mass of the body is m, and the velocity of the body is v। अगर कोई बॉडी है जो मोशन के स्टेट में है, उसका मास m है और उसकी जो वेलोसिटी v है, तो उस बॉडी पर एक मोमेंटम होता है। तो the body has momentum, और वो जो मोमेंटम होता है जो किसी भी बॉडी का, वो हम कैसे देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा इस पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि मैंने ये आपको बता चुका है। ठीक है, नाउ मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम उस बॉडी के मास और उस बॉडी की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बेसिक काइनेमेटिक्स के, जब मैं सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा था डेफिनेशन वाइज, तो मैंने ये चीज बताई थी। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो एसआई यूनिट होता है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया था। देखिए, आप लोग लिख सकते हैं मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ जो मोमेंटम होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट से भी एक वो आ गया था फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, बीपीएससी में नहीं लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था, एसएससी लेवल पे पूछा गया था। वो ये था कि ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, और कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं लिखा था। जो ऑप्शंस आपको दिए थे वो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन दिया गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है, आपका जो मोमेंटम होता है उसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। ओके, यानी केजी इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कर रहा हूं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में भी सेकंड को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी सेकंड को मल्टीप्लाई किया, यानी कि मैंने इस पूरे होल क्वांटिटी को केजी मीटर पर सेकंड, इसको मैंने क्या किया, सेकंड बाय सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये क्या आ रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। अब आप अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूटन होता है फ्रेंड्स। देखिए न्यूटन यानी फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, और इंटू सेकंड तो न्यूटन इंटू सेकंड। तो मैं ये भी कह सकता हूं कॉन्सेप्ट पॉइंट से, ठीक है, कि जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का वो न्यूटन सेकंड के बराबर भी होता है। ठीक है, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा लेंदी वे में नहीं समझाना चाह रहा था, इस चीज को भी आप लोग लेकिन ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था बात आपकी मोमेंटम से जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब
जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज मेनली हम पढ़ने वाले हैं, वो ब्रॉडर वे में पढ़ने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स? लीनियर मोमेंटम। जो भी हम लीनियर मोमेंटम के बारे में आज पढ़ेंगे वो पूरे ब्रॉडर वे में हम उस चीज को पढ़ेंगे। ब्रॉडर वे मतलब मोमेंटम से रिलेटेड जिस भी टाइप के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज था दी कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने वो आपको बता दिया कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो मोशन के दौरान उस बॉडी पर एक मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब मैं आप लोगों को यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक सा बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जब मोमेंटम की स्टडी करते हैं, जब भी हम मोमेंटम की स्टडी करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे करते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि मैं या तो किसी पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर सकता हूं, या फिर मैं सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, यानी कि मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं? सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसा एनालिसिस जो कि एक या उससे ज्यादा बॉडी के मोमेंटम पे क्या किया जाए? स्टडी किया जाए। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट लीनियर मोमेंटम के केस में क्या होगा? या तो एक या तो उससे ज्यादा बॉडीज पर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाउ अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूं। एक्चुअली न्यूटन ने जो हमारा सेकंड लॉ दिया था फ्रेंड्स, न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो के आया था। वो ये था फ्रेंड्स कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये डिराइव हो के आया था। ये कैसे डिराइव हो के आया था? ये कैसे डिराइव हो के आया था ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर भी मैं समझा देता हूं। देखिए, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू डीवी बाई डी। देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं डीवी बाय dt। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ F को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए, मास एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मास क्या होता है? एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो मास यहां अंदर जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? dmv बाय dt। ठीक है, और यही जो मेरा एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, ये जो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू dmv बाई dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि मैं एक्चुअली क्या कह सकता हूं कि जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर, वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। और यही चीज न्यूटन ने सेकंड लॉ में की थी। न्यूटन का सेकंड लॉ यही था फ्रेंड्स, और वहां से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट रहा आपका मोमेंटम का, ये कॉन्सेप्ट रहा आपका फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आज जो मैं नया चीज इसमें पढ़ाने वाला हूं वो देखिए, मैं आप लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ाऊंगा। चलिए इस चीज को मैं बता देता हूं। यहां पे आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो है द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। चलिए इस चीज के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है ये आपको समझा देता हूं मैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी। देखिए, मोमेंटम के बारे में आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बता दिया मोमेंटम क्या होता है। दूसरी चीज जो है वो है यहां पे इंपल्स। देखिए फ्रेंड्स, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स का मतलब ये होता है कि जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही थोड़ी देर के लिए काम करती है, जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर
थोड़ी देर के लिए काम करती है तो जो फोर्स का प्रोडक्ट है उस टाइम के साथ, यानी कि फोर्स इनटू द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ टाइम, वही उसके मोमेंटम के बराबर होता है। फिर से थोड़ा ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, इंपल्स का क्या डेफिनेशन है। देखिए, इंपल्स का मतलब यह होता है कि जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही थोड़ी देर तक काम करता है तो वो उसके इंपल्स कहलाता है। और जो इंपल्स की वैल्यू होती है वो होती है फोर्स इनटू डीटी। यानी कि मैं कह सकता हूं, देखिए इंपल्स जो होता है, इंपल्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत थोड़े टाइम के लिए काम करे तो ये हो जाता है एफ इंटू डी। ठीक है, अगर मैं इंपल्स की, देखिए क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइम के लिए है, अगर मैं इसकी ओवरऑल वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। हमने पढ़ा है डिफरेंशिएट का मतलब, डिफरेंशिएट फॉर्म में अगर हम किसी चीज को लिखते हैं तो इसका मतलब हम उसके किसी बहुत ही छोटे कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। अगर आप किसी छोटे कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो अगर आपको उसकी होल वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस चीज को इंटीग्रेट करेंगे। और अगर मैं इसको dt के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां पे जो लिमिट्स पुट करूंगा मैं इंटीग्रल का, वो करूंगा t1 टू t2। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक। अब यहां पे आपका एजम्पशन ये हो सकता है कि t1 को आप 0 ले लें या कुछ टाइम ले लें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो जो इंपल्स होता है उसका ये डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स। और इसका क्या मतलब होता है कि जब फोर्स आपका बहुत ही थोड़े देर के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर काम करे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है और जो मैंने आप लोगों से कहा उसे आप अपने वर्ड्स में कॉपी में लिख लें। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ एक और चीज यहां पे देखिए। चलिए, ये चीज आपने अगर लिख लिया है तो अब आपको देखिए ये चीज समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या ये प्रिंसिपल क्या है हमारा, चलिए मैं देखिए क्या कर रहा हूं। मैंने आपको लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं हम ये चीज। ठीक है, कि फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी। सेम वही चीज जो मैंने यहां पे किया। ठीक है, सेम इस चीज को मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया। अब लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इस dt को यहां ट्रांसफर कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस चेंज इन टाइम को मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, f इंटू डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डीवी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, dt को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंशियल फॉर्म में है तो एक पूरा वैल्यू लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को इंटीग्रेट करूंगा। तो चलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, f dt इज इक्वल टू इंटीग्रल m dv। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसे इंटीग्रेट भी किया, देखिए पूरा मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, यहां पे मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट इसके फॉर्मूला से निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे क्योंकि मैंने इंटीग्रल लगाया तो मैं कुछ टाइम भी लगा सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टाइम t1 टू t2, क्योंकि ये क्या है dt। ठीक, और यहां पे dv है तो मैं लिख सकता हूं v1 टू v2। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट्स उसी की वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ये बेसिक मैथमेटिकल का जो डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसी चीज को यहां लिख रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस चीज को, ये देखिए अब इस चीज को मैं अच्छे से लिख रहा हूं। देखिए मास क्या है, मास एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटीग्रल v1 टू v2 dv। ये क्या हो जाएगा, m v1 से v2, ये हो जाएगा m v2 माइनस v1। तो देखिए आपका जो आ जाएगा f dt t1 टू t2, ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, m v2 माइनस m v1। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड, आप ध्यान से थोड़ा इस फॉर्मूला को देखिए जो मैंने लेके आया। मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी का ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसे हम मोमेंटम कहते हैं। ओके, और यहां पे भी ये देखिए, ये भी एक मोमेंटम का टर्म है, ये भी एक मोमेंटम का टर्म है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो चीज होता है ये मेरा इंपल्स होता है। ठीक है, तो चलिए इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखिए मैं, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ये दिया है mv1, ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है,
और जो mv2 है, mv2 ये क्या हो जाता है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। आप बॉडीज भी लिख सकते हैं, आप बॉडीज भी लिख सकते हैं। और ये जो आपको दिया है इंटीग्रल t1 टू t2 f dt, ठीक है, dt है फ्रेंड्स, ठीक है, f dt, ये क्या हो जाता है, इंपल्स। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम मुझे यह सिखाता है कि जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी है या सिस्टम है माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी या सिस्टम जो होता है उस बॉडी पर लगने वाले इंपल्स फोर्स के बराबर होता है। अगर यह चीज मैं आप लोगों को डायरेक्ट पहले बोल देता तो आपको यह चीज समझ में नहीं आती। बहुत ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है। मैंने ये बोला है आप लोगों को कि बॉडी पर जब मोमेंटम लगता है तो डिफरेंस ऑफ इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ही उस बॉडी पर लगने वाले इंपल्स को क्या करता है, शो करता है, और वही क्या कहलाता है मेरा, द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस चीज को थोड़ा अगर मैं वर्ड्स में लिख दूं तो ये क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम of a body is equal to the impulse on that body। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपल्स जो जनरेट होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दी बॉडी के बराबर होता है। और यही मेरा क्या कहलाता है, यही मेरा कहलाता है द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ ये चीज पढ़ाना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए था फ्रेंड्स क्योंकि अब मैं जो इसके बाद पढ़ाने वाला हूं उसमें इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उसमें इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए इस चीज को आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Okay friends, तो यहां पे जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि इंपल्स क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम क्या स्टेट करता है। इसी के नॉलेज के बेसिस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। जितने भी मेरे मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात का पता होगा कि किस तरह से ये टॉपिक ना ही सिर्फ स्टेट या एसएससी लेवल पे जे या ए पोस्ट के लिए पूछा जाता है, बट ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके गेट और इवन आईएएस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा तो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए जैसा कि आप लोगों को नाम से यहां पता लग रहा होगा कि यहां पे हम मोमेंटम को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पार्ट 2 में वर्क पावर एंड एनर्जी के पार्ट 2 में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो मेनली इसी चीज पे फोकस है। और जो हमारे न्यूमेरिकल्स भी जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इससे बताऊंगा, जो कि हमारे ईएम का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें भी मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ही कॉन्सेप्ट पर कराऊंगा। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या कहता है। पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं, फिर आप लोग भी उस चीज को लिखेंगे। देखिए दिस लॉ स्टेट्स, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। स्टेट्स दैट if all the impulse acting on a body
acting on the body due to the external forces, due to the external forces is zero, then we can say that the momentum of the system is constant or conserved. ये है फ्रेंड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा जो इंपल्स क्रिएट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स की वजह से होता है। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि उस पर एक्ट कर रहे हैं और उन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आने वाले अगर इंपल्सेस का सम किसी सिस्टम पर जीरो हो जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम उस बॉडी सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से लगने वाले इंपल्सेस की वैल्यू पूरे सिस्टम के लिए जीरो है, या फिर हम कह सकते हैं उसका सम अगर जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बॉडी का या जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था वही उसके सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अगर मैं इस चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा समीशन एम v1 इज इक्वल टू समीशन एम v2। ठीक है, इसका मतलब यह है द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम सम ऑफ, इसको मुझे अच्छे से लिखना चाहिए सम ऑफ, क्योंकि ये जो साइन है फ्रेंड्स ये समीशन का साइन दिखाता है। तो द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहते हैं सर हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था सर m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। देखिए फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला जो था वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे था, लेकिन वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए था। अगर तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे तो, अगर चार ऑब्जेक्ट्स होंगे तो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला जो स्टेट कर रहा है वो इस मैथमेटिकल टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है। हम लोग जो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए अगर मैं यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहा हूं, चलिए थोड़ा सा इस चीज को और क्लियरली समझते हैं, तब आपका शायद हो सकता है अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो आपका तुरंत अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं कह रहा हूं सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और ये है सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसका क्या मतलब है, देखिए हो सकता है हमारे सिस्टम पे दो या दो से ज्यादा हो सकता है हमारे सिस्टम में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो। तो अगर मैं हमारे सिस्टम पर, अगर मैं मेरे सिस्टम पर, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर की स्टडी कर रहा हूं तो दिस इज माय सिस्टम, अगर मैं इन दो मार्कर्स की स्टडी कर रहा हूं तो ये दोनों मिला के मेरे सिस्टम हो गए। ठीक है, ये 3 भी हो सकता है और ये टोटल 4 भी हो सकता है, ये पूरा 4 भी हो सकता है। तो ये मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है कि मैं एक सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा सिस्टम चुनता हूं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं एक ऐसा सिस्टम, देखिए फ्रेंड्स मैं एक ऐसा सिस्टम चुन रहा हूं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और दोनों की कुछ फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, तब इस केस में मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये लिख सकता हूं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब आई थिंक आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ होगा। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। तो आप ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसको मैंने अलग से पढ़ाने में इसी में कैसे बताया, मैंने बताया दिस इज द मैथमेटिकल, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसका, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये किसके लिए होगा? सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन तीन ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। अगर तीन ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। उसी तरह से आप 4 के लिए भी लिख सकते हैं, 5 के लिए भी, एंड सो ऑन। और यहां पे एक्चुअली जो प्योर मैथमेटिकल रिलेशन है, इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए या इस लॉ को बताने के लिए, ओके। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? ये जो मैंने मैथमेटिकल रिलेशन आपको दिया है, इसको भी आप क्या करेंगे? इसी के साथ लिख लेंगे, लेकिन आप यहां पे मेंशन करेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि m1 जो है मास ऑफ बॉडी 1 है। m1 क्या है आपका? मास ऑफ बॉडी 1, मास ऑफ बॉडी 1, ठीक है। m2 क्या है? मास ऑफ बॉडी 2, यानी कि मान लीजिए दो बॉडीज है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? दो बॉडीज बना देता हूं। ये लीजिए, एक बॉडी ये है, ठीक है, u1, और ये है m1, और एक बॉडी है m2 और इसका u2, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशंस में, u1 है इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉडी 1, इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉडी 1। उसी तरह से u2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉडी 2, ठीक है। v1 क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा फ्रेंड्स फाइनल वेलोसिटी फॉर बॉडी 1, और v2 क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी फॉर बॉडी 2, ठीक है। इस चीज को आप क्या करेंगे? पूरी तरह से लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आई होप आप लोगों को ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। चलिए उस चीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, ओके फ्रेंड्स, चलिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मोमेंटम होता है, हमारे किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है, वो एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ध्यान से समझेंगे। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी मेरा पैरामीटर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। और अगर इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगा तो हमारे पास जो ये मोमेंटम इक्वेशन है, इसके साइंस में चेंज आ सकते हैं। अब ये चीज कैसे होगा? चलिए मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत ही अच्छा। मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है m2, ठीक है फ्रेंड्स। m1 m2 की तरफ बढ़ रहा है विथ वेलोसिटी u1 और m2 m1 की तरफ बढ़ रहा है विथ वेलोसिटी u2। दोनों टकराते हैं, दोनों क्या हो रहा है फ्रेंड्स? दोनों टकराते हैं m1 m2, और उसके बाद जो हमारे m1 है, टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करने लग जाता है और m2 v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करने लग जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2, वो एक दूसरे की तरफ कुछ इनिशियल वेलोसिटी से बढ़ रहे थे और टकराने के बाद वो कुछ वेलोसिटी से क्या हो गए? एक दूसरे से दूरी में डायरेक्शन में जाने लगे। अगर मैं इस कंडीशन के लिए, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, अगर मैं इस कंडीशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करूंगा तो उसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा m1u1 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m2v2। कुछ बच्चों को यह चीज समझ में आ गया होगा, कुछ स्टूडेंट्स को यह चीज समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा। जिन लोगों को यह समझ में आ गया और जिन लोगों को ये नहीं भी समझ में आया, देखिए कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x और नेगेटिव y।
मास इंटू वेलोसिटी, यानी ये m इंटू जो u का टर्म है, ये पूरा एक टर्म आप इसे एक मोमेंटम लेके चलिए और इसके डायरेक्शन में आप ऑटोमेटिकली, अगर डायरेक्शन में आप प्लस एंड माइनस यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव का अगर आप सेंस लगा देंगे तो ये इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए जब बॉडी, ये पहला बॉडी है, बॉडी नंबर 1, डायरेक्ट कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो देखिए इसका जो मोमेंटम है m1u1 पॉजिटिव, ये देखिए माइनस नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो m2u2 कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद जब दोनों टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ v1 v2 को अटेन किए, तो v1 देखिए m1 v1 क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन x में है, माइनस m1 v1, और m2 v2 कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, इसका कंडीशन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको दे सकता हूं, मैं इनफैक्ट इंक्लाइंड भी दे सकता हूं, इंक्लाइंड इन द सेंस कि आपके जो बॉडीज थे वो देखिए, इस चीज को आप मिटाइए, अलग से आप ड्रॉ कर लेंगे, आपके बॉडी, ठीक है, m1 m2 ये कुछ ऐसे जा रहे थे u1 और u2 से, ठीक है, और टकराने के बाद, ठीक है, फिर ऐसे चले गए। ठीक, तो यहां पे जो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वो दोनों डायरेक्शन के लिए यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ले सकते हैं। बट आप लोगों को इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है उन बॉडीज के लिए, जो अभी यहां पे नहीं है, लेकिन जो मैंने डायग्राम आपको बताया है, उससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया होगा। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंपल्सन मोमेंटम समझ में आ गया होगा तो आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो इसके बाद हम लोग एक और जो टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉपी में लिख लेंगे आप लोग सभी। चलिए, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हर वो बॉडी जो इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करती है, उसकी अपनी कुछ इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? एक टर्म होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरीके से बिहेव कर सकता है। एक वो बिहेव कर सकता है इलास्टिक, और उसका अपोजिट होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक वो नहीं जो हम और आप यूज करते हैं, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, इलास्टिक, देखिए मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कोई मटेरियल डक्टाइल होता है, कोई मटेरियल हार्ड होता है, कोई मटेरियल टफ होता है। ठीक है, किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मैं उस सब बारे में नहीं पढ़ रहा, यहां पे मैं आप लोगों को बस ये बता रहा हूं मैकेनिक्स में जो आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज करेंगे, वो ये है कि दो तरह की बॉडीज होती है, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक बॉडीज यानी कि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिससे वो फोर्स लगने के बावजूद अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी मेरी प्योर इलास्टिक है, अगर मेरी कोई बॉडी प्योर इलास्टिक है, तो फोर्सेस के हटने के बाद वो बॉडी पूरी तरह से अपने शेप को रीगेन कर लेगी। तो चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। पहला मैं लिख रहा हूं इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which it tends to regain its original dimensions after the removal of the forces। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। देखिए क्या होता है, जैसे मैं ये मार्कर लिया हूं, इस मार्कर में मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मैं मान लीजिए इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं।
ये मार्कर क्या करेगा, ये मार्कर इसमें आने वाले डिफॉर्मेशन या फिर चेंज इन शेप को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो टेंसाइल सी हो जाएगी, अगर मैं इसमें टेंसाइल लगाऊंगा तो कंप्रेसिव हो जाएगी। तो वो प्रॉपर्टी बॉडी की जिससे वो अपने आप को क्या करता है, पूरी तरह से अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। जस्ट इसका उल्टा होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग फोर्सेस किसी बॉडी पर लगा रहे हैं तो उसमें इतना डिफॉर्मेशन आ गया कि फोर्सेस हटाने के बावजूद भी बॉडी अपने शेप को थोड़ा सा भी रिगेन नहीं कर पाता। तो यहां पे जो दूसरा चीज है, मैं इस चीज को भी लिख देता हूं, दूसरा है आपका प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो ये होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड्स the object does not regains its original shape। ठीक है, अगर फोर्सेस हटने के बाद भी मेरा बॉडी अपने क्या करता है, अपने अगर शेप को रिगेन नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये चीज यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका कारण समझिए। देखिए क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट जिनकी कुछ आपस में मोमेंटम होती है वो आपस में जब टकराते हैं तो टकराने की वजह से ही मैंने क्या बोला था कि कुछ इंपल्स क्रिएट होता है। इंपल्स का क्या मतलब हुआ कि वहां पे कुछ ना कुछ थोड़े समय के लिए उसमें कुछ फोर्स अप्लाइड है। उस फोर्सेस की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि उन बॉडीज में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आता है। अगर बॉडीज में थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मेशन आ रहा है तो बॉडी क्या करेगा कि जब वो बॉडी एक दूसरे से हट जाएंगे या फिर उनकी जब वेलोसिटीज अलग हो जाएगी तो वो बॉडी क्या करेगा, अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा, और वो इतने छोटे समय के लिए होगा कि हम उसे देख नहीं पाएंगे। भले हम उसे देख नहीं पाए लेकिन उसमें फोर्सेस और कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी का प्रोसेस होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसकी वजह से अपनी जिसकी वजह से वो अपने आने वाले डिफॉर्मेशन को रोकता है, उसको हम इलास्टिक कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रेस्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि आफ्टर द इंपैक्ट ड्यू टू द इनिशियल एंड फाइनल, ड्यू टू द मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम की वजह से जो इंपैक्ट होता है बॉडी में, उस इंपैक्ट की वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि इंपल्स क्रिएट होता है, और उस इंपल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाइड होता है बॉडी पर थोड़ी देर के लिए, वो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन लाता है। और उसी डिफॉर्मेशन को ओवरकम करने के लिए जो प्रॉपर्टी बॉडी यूज करता है उसे कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा। उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन। इसलिए मैंने इस चीज को क्या किया, इसमें पढ़ाया। इन केस बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता और वो क्या करता है, उसी बॉडी के साथ चिपक जाता है। ठीक है, बॉडी चिपक गया मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो उस केस में भी उस प्रोसेस को रेस्टिट्यूशन कहेंगे, बट फॉर दी प्लास्टिक इंपैक्ट कोलिजन्स। ठीक है, प्लास्टिक कोलिजन के लिए हम उसे डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस चीज को, अगर मैं ये सारी चीजों को अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम पर अप्लाई करूं तो यहां पे, ठीक है, यहां पे जो रेस्टिट्यूशन है इससे रिलेटेड एक टर्म पढ़ते हैं, वो है द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, इसे हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने आप लोगों को टू बॉडीज के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था, फॉर टू बॉडीज, जो कि क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे फॉर टू बॉडीज। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास टोटल 4 वेलोसिटीज हुआ है। अगर हमारे पास यहां पे 4 अलग अलग वेलोसिटीज है तो हमें ऐसे इक्वेशंस को बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें इन चारों वेलोसिटीज का क्या पता चले, मैग्नीट्यूड के बारे में पता चले।
तो अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो हमारे पास कम से कम 4 कंडीशंस होने चाहिए इन वेरिएबल्स को पता करने के लिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मोमेंटम है, मोमेंटम में हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हैं। तो यहां पे जो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है, ये होता है हमारा माइनस ऑफ जो मैथमेटिकल है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, APPROACH, ठीक है, H। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक में क्या होता है, बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेता है या करने की कोशिश करता है, काफी हद तक कर लेता है, ठीक, या फिर क्या होगा, बॉडी अपने शेप को बिल्कुल रिगेन नहीं कर पाएगा। तो अगर वो रिगेन करता है तो वो इलास्टिक कहलाता है, अगर वो रिगेन नहीं करता है तो प्लास्टिक कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं इन वेलोसिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन सी वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 m2, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ मास m1 m2। जब हमारे पास इतने सारे वेलोसिटी के पैरामीटर हैं तो हमें इक्वेशंस की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, और उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसको मैथमेटिकली और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, सेपरेशन यानी कि सेपरेट होने के बाद, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराने के बाद सेपरेट होते हैं तो उनके पास उनकी फाइनल वेलोसिटीज होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि E की जो वैल्यू है वो होगी माइनस V2 बाय V1, और अप्रोच के समय जब बॉडीज आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहा था तो उनके पास कौन सी वेलोसिटीज थी, उनके पास उनकी इनिशियल वेलोसिटीज थी। तो ये हो जाता है U2 माइनस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहां आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे कंडीशन इलास्टिक हो या चाहे कंडीशन प्लास्टिक हो, दोनों केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। क्या कहा मैंने, फॉर बोथ द इलास्टिक एंड प्लास्टिक कंडीशन, फॉर बोथ द इलास्टिक एंड प्लास्टिक कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशंस के लिए क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहा मैंने, चाहे आपका जो इंपैक्ट है, चाहे आपका जो इंपैक्ट है वो इलास्टिक हो, चाहे आपका इंपैक्ट प्लास्टिक हो, दोनों केस में क्या होता है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज देख लीजिए फ्रेंड्स, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पे भी दो कंडीशन हो रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपका जो इंपैक्ट है, चलिए अब हम लोग थोड़ा इंपैक्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंपैक्ट मतलब टकराना, टकराव, टकराव को ही हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट कहते हैं। अगर आपका इंपैक्ट, केस नंबर 1, केस 1, अगर आपका इंपैक्ट जो है, इंपैक्ट इज इलास्टिक, अगर आपका इलास्टिक है, प्योर इलास्टिक का इंपैक्ट है, तो वहां पे जो E की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, E की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। प्योर इलास्टिक इंपैक्ट में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इलास्टिक इंपैक्ट के लिए, इलास्टिक इंपैक्ट, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, इसके मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू माइनस V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस U2 माइनस U1, या फिर मैं लिख सकता हूं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2,
इलास्टिक इंपैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका जो इंपैक्ट है प्योर इलास्टिक है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू क्या होती है प्योर इलास्टिक के लिए। ठीक है, और इंपैक्ट इज इलास्टिक, आप इसको लिख दीजिए प्योर इलास्टिक। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, या फिर जो डिफॉर्मेशन आया भी तो बॉडी ने क्या किया, अपने शेप को 100% अपने शेप को रिगेन कर लिया। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1 होती है, और उसके लिए जो वेलोसिटी का आपका जो रिलेशन होता है वो होता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। और इसका जो सेकंड केस होता है, सेकंड केस जो कि एक और इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, उसको भी मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं। केस 2, चलिए केस 2 फ्रेंड्स, केस 2 को भी देख लेते हैं। केस 2, द इम्पैक्ट इज प्योरली प्लास्टिक। ठीक है, द इंपैक्ट इज प्योरली प्लास्टिक। अगर आपका इंपैक्ट प्योरली प्लास्टिक है तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं ये लिख सकता हूं कि 0 इज इक्वल टू, हम लोग के पास ई का क्या फॉर्मूला है, माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। तो ये क्या हो गया, माइनस ये ई की वैल्यू मैंने 0 है तो इसको 0 पुट कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। तो माइनस v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0, तो v2 इज इक्वल टू v1। ये होता है आपका प्योर प्लास्टिक इंपैक्ट का केस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ यहां पे हम लोग एक और केस को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आप लोगों को इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे आप इलास्टिक कंडीशन लेके चले या प्लास्टिक कंडीशन लेके चले, दोनों केसेस में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया जाता है या वैलिड रहता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और प्योर इलास्टिक जो इंपैक्ट है उन दोनों को एक साथ थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं या एक साथ स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा बहुत इजी है और इससे आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं इसको देखूं तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेरा कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, एक बहुत ही इजी चीज कर रहा हूं। मैं मास 1 यानी m1 वाले टर्म्स को एक साथ लिख दे रहा हूं और m2 वाले टर्म्स को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। तो चलिए देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, m1 को कॉमन ले रहा हूं, m1 ये हो गया u1 माइनस v1 और ये हो जाएगा यहां से m2 को कॉमन ले रहा हूं v2 माइनस u2। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्योर इलास्टिक इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको यहां से लिया। अब यहां से मैं एक और चीज ले रहा हूं, यहां से मैं क्या ले रहा हूं, देखिए प्योर इलास्टिक इंपैक्ट में मैंने आपको बताया था कि E की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है और E की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस u2 माइनस u1। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये हो जाएगा v1 प्लस u1 v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, 1 टर्म्स को एक साथ कर दीजिए और 2 टर्म्स को एक साथ कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है, जी ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैं अगर ये कह दूं कि मैं दोनों इक्वेशन को किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो वो टर्म दूसरे टर्म के अगर बराबर है तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये आ रहा है m1 u1 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 प्लस v2। देखिए यही है हमारा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए मेरा कुछ ऐसा टर्म आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन कर दे रहा हूं, चलिए ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। कैसे आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बन गया, m1 u1 स्क्वायर प्लस माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो m1 m2 के को अलग से कर दे रहा हूं, और यहां पे देखिए जो भी माइनस है उसको प्लस में कर दे रहा हूं। तो ये देखिए क्या बन गया, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। इस माइनस वाले टर्म को मैं पॉजिटिव में ले गया और इस माइनस वाले को मैं आरएचएस में ले जा रहा हूं। तो ये क्या बन गया, m2 v2 स्क्वायर प्लस m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं और इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए ये इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स। ये जो मेरा होता है हाफ mv स्क्वायर, ये क्या होता है, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी तो होता है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूं कि अगर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस प्योर इलास्टिक इंपैक्ट की बात हो तो वहां पे हमारा सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व नहीं होता है, वहां पे हमारा एनर्जी भी कंजर्व होता है। और कौन सी एनर्जी कंजर्व होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों केसेस के लिए मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, जो कि हमेशा रहेगा, उसको अगर मैं प्योर इलास्टिक इंपैक्ट के साथ अगर मिला के करूं तो प्योर इलास्टिक इंपैक्ट के लिए मैं हमेशा ये कह सकता हूं कि प्योर इलास्टिक इंपैक्ट में आपका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। लेकिन फॉर प्योर प्लास्टिक में आपका क्या था फ्रेंड्स, v1 इज इक्वल टू v2 के बराबर आ रहा था, ठीक है, v1 v2 के बराबर आ रहा था। प्योर प्लास्टिक के केस में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये चीज आपको कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बुक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बुक्स में मिल जाएगा, अच्छी बुक्स में, ठीक है। अच्छी बुक्स को पढ़ा करिए, अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। लोकल बुक्स को पढ़िए, बट जनरली अगर आप लोग अभी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे लेक्चर सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं तो प्लीज अच्छी बुक्स को फॉलो करिए, ठीक है। एससी वर्मा आप लोग जानते हैं कि 11th-12th में एससी वर्मा की बुक थी, वो सफिशिएंट थी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर है, इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड, आप लोग उसको देखिएगा कितने इजी क्वेश्चंस हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखते हैं या जो सीरियसली नहीं लेते हैं, आप उसे लेने लग जाओ। क्यों लेने लग जाओ? क्योंकि मेरे इन लेक्चर्स के बदौलत ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने प्रॉपरली उन चीजों को एनालाइज करके दिया है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में आई होप आपको ये लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। हमारे जो वीडियो लेक्चर थे थोड़े बीच में थोड़ा सा उसमें पॉज लग गया था, क्योंकि मैकेनिकल का मैं अकेले संभाल रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़े से काम थे, इसलिए वो वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, सिलेबस की तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और हमारे बीपीएससी में जो पूछे गए हैं उसके बाद हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इसको कंटिन्यू करिए, पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।